नमस्कार, पैसा वसूल की एक और ताजा तरीन कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं करुणा। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से। आज हम जिस परिवार से आपकी मुलाकात कराएंगे उसमें कमाने वाले सदस्य भले ही 2 हैं, लेकिन उनमें से एक जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में देखेंगे कि एक बस चालक कैसे अपने पूरे परिवार का भार संभालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। इस समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने बैंकों को 2 चरणों वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के साथ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पीकेआई आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली भी होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 6 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आंकड़ों के मुताबिक पीपीपी के लिहाज से 2011 में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 6.4% थी, जबकि चीन और अमेरिका की 14.9 और 17.1% थी। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी मॉनसून में अगर कम बारिश हुई तो चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर आधा-पौना% कम हो सकती है और रिजर्व बैंक को ब्याज दर में कटौती का फैसला 2015 तक टालना पड़ सकता है। लेकिन यदि बारिश सामान्य होती है तो वृद्धि दर 5.4% पर पहुंच जानी चाहिए, जो कि पिछले साल 4.7% थी। पूंजी आधार बढ़ाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना बना रही है। कई टेलीकॉम कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर को बड़ी राहत देते हुए टीडीसैट ने इंट्रा सर्कल 3G रोमिंग करार को मंजूरी दी है। साथ ही दूर संचार विभाग द्वारा कंपनियों पर लगे 1200 करोड़ रुपए जुर्माने को भी खारिज कर दिया है। तो आइए चलते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ बस चालक नीलेश बोडके के घर। अपने पिता की तरह नीलेश बोडके एक बस चालक बने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में अपने पिता का सहयोग दिया। 29 वर्ष के नीलेश साल 2008 से इस पेशे में उतरे और आज जब उनके पिता सेवा से निवृत्त होने के कगार पर हैं, तो वे अपने परिवार का पूरा भार संभालने की तैयारी में जुटे हैं। उनके परिवार में उनके पिता के अलावा उनकी माता, उनकी पत्नी एवं उनकी 3 वर्ष की बेटी है। नीलेश और उनके पिता के संयुक्त आय पर उनका परिवार चल रहा है। कुल राशि 18,000 रुपये आती है, जो कट के हाथ में 11 साढ़े 11 तक आ जाती है। और उसके बाद मेरे पापा भी बीएसटी में एज अ बस ड्राइवर काम करते हैं, तो वो हिसाब से हमारी मंथली इनकम 40,000 तक जाती है। 12 से 15,000 रुपए रोजमर्रा के खर्चों में और कुछ निवेश के बाद बोडके परिवार केवल 1,000 से 2,000 रुपए बचाने में ही सक्षम होते हैं। मेरे बच्चे के शिक्षण के लिए जो भी 1,000-2,000 रुपया बचाना चाहता हूँ, तो वो फिलहाल अभी मैं बैंक में जमा करना शुरू कर चुका हूँ। नीलेश ने पिछले वर्ष ही अपनी बेटी के नाम पर एक मनी बैक जीवन बीमा पॉलिसी ली है, जिसका सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए और मैच्योरिटी पीरियड 16 साल है। इस पर नीलेश प्रति माह 1,024 रुपए प्रीमियम भरते हैं। नीलेश ने एक मेडिक्लेम भी ले रखा है। मेडिकल का प्रीमियम मुझे 11 से 12,000 तक है और 3 लाख का कवर है उसमें। और उसके बाद मुझे बीएसटी की तरफ से भी भविष्य निर्वाह निधि कट होती है, उसका बेनिफिट मुझे रिटायरमेंट के बाद है। नीलेश जिस घर में रहते हैं वो उनके पिता द्वारा खरीदी हुई है। कुछ सालों के बाद नीलेश अपना घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। नीलेश ने अभी तक अपने रिटायरमेंट के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई है। प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाली उनकी पूंजी ही फिलहाल उनकी रिटायरमेंट से जुड़ी निवेश है। उनके पिता के रिटायर होने पर उनका परिवार आर्थिक तौर पे उन पर निर्भर होगा। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वे हमारे एक्सपर्ट से वित्तीय सलाह चाहते हैं। सैलरी जबकि 12 से 15 या 18 तक जा रही है, उसमें से बचाना क्या है, मेरे बच्चे के लिए आगे भविष्य के लिए कैसे बचाऊं, तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे संभालना है, इसके बारे में मुझे अगर कोई अच्छी तरह से बताए तो अच्छी बात होगी। तो आपने देखा कि किस तरह नीलेश अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझने का प्रयास कर रहे हैं।
आइए देखते हैं नीलेश की कठिनाइयों पर हमारे एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा की क्या राय है। आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बहुत ही सब ऑप्टिमल है, अच्छी पॉलिसी नहीं है। टर्म पॉलिसी भी आप जाकर ऑनलाइन लीजिए। 25 लाख की पॉलिसी अगर आप 30 साल के लिए लेते हैं 5,300 साल के लगेंगे उसमें आपके पॉलिसी प्रीमियम पे। और जब भी ये आपका एग्जिस्टिंग मनी बैक पॉलिसी के 3 साल जब पूरे हो जाए इसे सरेंडर कर दें। आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो थोड़ी महंगी है, आप उसको पोर्ट करवाइए, उसको शिफ्ट करिए और पिताजी और माताजी के लिए भी 3 लाख की पॉलिसी लीजिए। अब आपके पास जो सरप्लस है वो करीबन 3,000 रुपए बचेंगे। पिताजी की आपके पेंशन की इनकम शायद उनके खर्चे के लिए इनफ ना हो, तो उसमें से जितना भी पैसा उनको चाहिएगा वो आपको देना पड़ेगा। बाकी के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसको आप एनपीएस अकाउंट में सेव कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है आपको तो आप पीपीएफ अकाउंट में भी उसे डाल सकते हैं। आप फ्यूचर में आपकी बच्ची के लिए एजुकेशन है या मैरिज है उसके, या आपके खुद का रिटायरमेंट का जहाँ तक सवाल उठता है, वो सारा का सारा जिम्मा ये आपके जो घर है, और आपने कहा कि पुश्तैनी जमीन है आपकी गांव में, उससे कुछ ना कुछ उससे रिजल्ट निकलेगा उस समय जब आपको पैसे की जरूरत होगी। और फ्यूचर में जब आपकी इनकम बढ़े तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये फ्लैट्स आपके पिताजी के नाम पर हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने पिताजी से कहकर उसका वसीयत करवा लें। इसी तरह अगर आप भी अपनी आर्थिक समस्याओं से संबंधित सलाह चाहते हैं तो हमें जरूर सूचित करें। हमें आपके खतों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे एसएमई फंडिंग पर एक रिपोर्ट। साथ ही हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी निवेश करने की सही विधि। देखते रहिए पैसा वसूल।